नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2016 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों की 53 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। दूसरे और तीसरे दौर की हिंसक वारदातों को देखते हुए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 90,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी इलाके में चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। पश्चिम बंगाल के कल की चुनावी तैयारियों और समीकरण से हम आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही बताएंगे कि प्रदेश में और किस तरह की सियासी सरगर्मियां चल रही हैं। दूसरी तरफ दक्षिण भारत के तीनों राज्यों में नामांकन पत्र भरने का काम आज पूरा हो गया। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में 16 मई को होने वाले मतदान के लिए अब प्रचार जोरों पर है। हमें तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले चुनावी सुर्खियां। पश्चिम बंगाल में 5वें दौर के मतदान के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, सीमा पर कड़ी चौकसी। 3 जिलों की 53 सीटों पर वोटिंग कल। पांचवें दौर में ममता बनर्जी, दीपा दास मुंशी और चंद्र बोस समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला। भवानीपुर सीट पर सबकी नजर। दक्षिण के 3 राज्यों के लिए नामांकन भरने का काम पूरा। पर्चों की जांच कल। 2 मई तक नाम वापसी, 16 को मतदान। चलिए शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में अब 5वें दौर के मतदान की बारी है। इस चरण में 3 जिलों दक्षिण 24 परगना, दक्षिण कोलकाता और हुगली की 53 सीटों पर मतदान होना है, जहां कुल 349 उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन सबकी नजरें भवानीपुर सीट पर टिकी हैं, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। शनिवार को पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के लिए 53 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने सभी इलाकों में सुरक्षा और मतदाताओं की सहूलियत के लिए खास इंतजाम किए हैं। इस चरण में कुल 1,23,97,832 मतदाता हैं, जिनमें 63,84,183 पुरुष और 60,04,034 महिला मतदाताओं की तादाद है। वहीं 9,418 सर्विस मतदाता और 197 अन्य श्रेणी के मतदाता भी हैं। इस दौर में कुल 349 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें से 43 महिला उम्मीदवार हैं। We'll be having polling in 53 assembly constituencies, out of which there will be 4 in Kolkata itself. We call it Kolkata South Electoral District. And there will be South 24 Parganas, there are 31 constituencies, and there will be Hooghly, where there are 18 constituencies. So it's all kind of arrangements have been made. We are absolutely ready to face tomorrow's poll. इस दौर में सबसे कम 3 उम्मीदवार आरामबाग और गोघाट सीट पर हैं, जबकि सबसे ज्यादा 11 उम्मीदवार कोलकाता पोर्ट और भवानीपुर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भवानीपुर ही वो सीट है जहां पर राज्य का सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला हो रहा है। इस सीट पर ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र बोस को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी को टिकट देकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। 5वें दौर में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि गठबंधन के तहत कांग्रेस 14 और सीपीएम 31 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस दौर में 83 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। We have the webcasting facilities. In a number of polling stations, there will be direct webcasting, which will be visible from this office, from the district election officer's office, as well as from the commission's office. So this is a very good kind of a thing to get a feel of what exactly is going on in the polling station. चुनाव आयोग ने इस दौर के लिए कुल 14,642 मतदान केंद्र बनाए हैं। इस दौर में 16,838 ईवीएम मशीनें भी जारी की गई हैं। 1,024 मशीनों पर वीवीपीएटी की सुविधा है। राज्य के कुल 294 विधानसभा सीटों में से 216 सीटों पर 4 चरणों का मतदान अब तक हो चुका है। आखिरी 2 चरणों के मतदान के बाद 19 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में तीसरे और चौथे दौर के मतदान में हुई हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है।
आयोग ने कल होने वाले 5वें दौर के मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तीनों जिलों की सभी 53 सीटों पर चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दक्षिण 24 परगना, कोलकाता दक्षिण और हुगली जिलों में शनिवार को होने वाले मतदान पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है। तीसरे और चौथे दौर में हिंसा की खबरों के बाद चुनाव आयोग इस बार चाक चौबंद है। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में केंद्रीय और पुलिस बलों के 90,000 जवान तैनात रहेंगे। चुनाव आयोग ने केंद्रीय पुलिस बल की 680 कंपनियों के अलावा राज्य पुलिस की 20,000 जवानों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही 2 पुलिस पर्यवेक्षकों के अलावा दूसरे राज्यों के आईएएस अधिकारियों को तीनों जिलों पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। पिछले दौर के चुनाव में हिंसक झड़पों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 53 विधानसभा सीट पर निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आयोग ने राज्य के पुलिस प्रशासन और केंद्रीय बलों के अधिकारियों को कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने को कहा है। अकेले कोलकाता दक्षिण में इस बार केंद्रीय बलों की 113 कंपनियों के साथ साथ कुल 18,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। यहाँ के 8,000 इलाकों को अति संवेदनशील और 1,467 पोलिंग बूथ को संवेदनशील घोषित किया गया है। We'll be having central forces in the form of QATs, quick response teams, the sector mobiles, and then the kind of RT mobiles and everything. So there'll be a lot of central forces with that visibility that is ensured. 144 has been clamped according to the kind of requirement by the respective district magistrates. And we'll be having a lot of, even night patrolling is there. अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को आयोग ने सील कर दिया है। हालांकि वाम दलों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कई कमियां गिनाई हैं। वाम दलों ने आशंका जताई है कि दूसरे जिलों से अपराधी मतदान वाले इलाकों में घुस रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने शरारती तत्वों पर कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक तकरीबन 3,000 अपराधियों पर एहतियातन कार्रवाई की गई है। करीब 4,000 मतदाताओं की तरफ से सुरक्षा संबंधी शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग उन पर खास नजर रखेगा। साथ ही चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना में 2,685, कोलकाता दक्षिण में 1,605 और हुगली जिले में 1,008 गांवों को चिन्हित किया है, जहां अतिरिक्त सुरक्षा की दरकार है। वाम दलों ने सारदा घोटाले के आरोपी मदन मित्रा पर खास नजर रखने की चुनाव आयोग से गुजारिश की है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद मदन मित्रा को हाल ही में जेल से अस्पताल में ट्रांसफर किया गया था। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात भवानीपुर सीट की, जहां पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यहां से दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में हैं। चुनाव आयोग की खास सुरक्षा तैयारियों का इस सीट पर जायजा लिया राज्यसभा टीवी संवाददाता पंचानन मिश्रा ने। पश्चिम बंगाल में 5वें दौर के लिए होने वाले मतदान की तैयारियां अंतिम दौर में है। इस दौर में 53 सीटों पर मतदान होना है। ये मतदान 3 जिलों में होना है, साउथ 24 परगना, हुगली और कोलकाता साउथ। हम इस वक्त मौजूद हैं कोलकाता साउथ की ही एक सीट पर। भवानीपुर सीट है, ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट है। यहाँ आप देख सकते हैं ईवीएम मशीनों का आना जारी है। ये ईवीएम मशीन यहाँ पर आ रही है और यहाँ से पोलिंग एजेंट इनको लेकर अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर कल होने वाले मतदान के लिए लेकर जाएंगे। देखिए सारी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, अंतिम दौर में है। ईवीएम मशीनों के साथ जो पोलिंग ऑफिसर्स का जरूरी साजो सामान है वो भी जा रहा है यहाँ से। इस दौर में चुनाव आयोग ने सुरक्षा के भी बहुत पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। करीब 2800 से ज्यादा मतदान केंद्र इस दौर में है 53 सीटों के लिए। 2 से ज्यादा जो पोलिंग स्टेशन है उनको सेंसिटिव घोषित किया गया है, इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाया गया है। एक पोलिंग स्टेशन पर करीब 10 पैरामिलिट्री जवानों को तैनात किया गया है। इलेक्शन कमीशन की कोशिश है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जा सके। 4 दौर का मतदान हो चुका है, इन 2 दौर के मतदान के लिए। कोलकाता में करुण नारायण के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और कल होने वाले मतदान में किन्नर समुदाय के लिए खुशखबरी है। भारत में पहली बार किसी किन्नर समुदाय को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। रिया सरकार को दक्षिण कोलकाता के जिस बूथ पर पीठासीन अधिकारी बनाया गया है, उस बूथ को प्रशासन ने किन्नर बूथ का नाम दिया है। रिया सरकार को रासबिहारी विधानसभा सीट पर साउथ सिटी इंटरनेशनल स्कूल में पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। और यही नहीं, कल के मतदान में पश्चिम बंगाल में पहली बार
कोई किन्नर उम्मीदवार भी मैदान में है, वो भी किसी सामान्य सीट पर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए किन्नर बॉबी हालदार ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भवानीपुर सीट से वो एलजेपी के टिकट पर मैदान में है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के जितने भी जो टोटल पॉपुलेशन है वहाँ की, उसमें जो किन्नर मतदाता हैं उनकी संख्या 758 है। और कोलकाता से पंचानन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। पंचानन, हमने आपकी रिपोर्ट के जरिए देखा किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरह के दावे चुनाव आयोग और चुनाव अधिकारियों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो वहां पर किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? जी हाँ दीपक, देखिए चुनाव आते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था तो हमेशा होती है, लेकिन यहाँ कोलकाता में यानी पश्चिम बंगाल में अगर इस बार सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा है तो वो वास्तव सिक्योरिटी को लेकर है। और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ पर खास कोलकाता की जो साउथ कोलकाता की 4 सीटें बची हैं उसके लिए कल वोट डाले जाएंगे। यहाँ पर हाई प्रोफाइल सीट है चारों, जहाँ एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है, बाकी 3 तृणमूल के लोग हैं जो तीनों मंत्री हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोलकाता में हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट ये बताता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को लगता है कि कुछ गड़बड़ी की आशंका है। एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा यह है कि आपने अभी असम के जो चुनाव हुए उसमें 2 फेज में चुनाव हुए, उसमें जितनी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट नहीं हुई थी उससे ज्यादा इन 53 सीटों के लिए डिप्लॉयमेंट है। तो इसका अंदाजा इससे लगता है कि चुनाव आयोग कितना सतर्क है इस बार इसको सुरक्षा को लेकर। और ये शिकायतों का नतीजा भी है। बीजेपी ने और लेफ्ट और कांग्रेस वाम गठबंधन ने इस पर बहुत बार शिकायतें भी की हैं, जिस वजह से इलेक्शन कमीशन कोई चांस लेना नहीं चाहता कि हिंसा न हो। चुनाव अमूमन इस बार शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन हालांकि चौथी फेज में, थर्ड फेज में कुछ गड़बड़ियां हुई, लेकिन अमूमन शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि हर हाल में जो बाकी 2 चरण बचे हैं, बहुत क्रूशियल चरण है सभी राजनीतिक दलों के लिए, उसको शांति से निपटाया जा सके। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस तमाम जानकारी के लिए। और जैसा पंचानन बता रहे थे कि चुनाव आयोग की सख्ती बहुत है इस बार। इस सख्ती के बाद पश्चिम बंगाल में सघन निगरानी का दौर भी जारी है। 5वें दौर में जिन इलाकों में मतदान है वहां आयोग ने अब तक 98,40,000 लीटर अवैध शराब जब्त की है। 1.5 लाख रुपए जाली नोट भी अधिकारियों के हत्थे चढ़े हैं। इसके साथ साथ भारी मात्रा में बम, हथियार और विस्फोटक सामग्रियां इन 3 जिलों में जब्त की गई हैं। काले धन पर लगाम कसने के आदेश के बाद चुनाव अधिकारियों ने अब तक 1 करोड़ 30 लाख रुपए जब्त किए हैं। किसी भी तरह की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए रेडियो फ्लाइंग स्क्वाड की 219, क्विक रिस्पांस टीम की 225, मोबाइल रिस्पांस टीम की 346 टीम इन इलाकों में गश्त लगा रही हैं। इनके साथ साथ 146 उड़न दस्ते और 136 मोटरसाइकिल मोबाइल यूनिट भी मतदान के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर काबू पाने के लिए तैनात रहेंगे। बीजेपी उम्मीदवार रूपा गांगुली को आज हावड़ा की एक अदालत ने 500 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। रूपा गांगुली के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ता सोमा दास ने एफआईआर दर्ज कराया था। रूपा गांगुली पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की का आरोप था। रूपा गांगुली पर आईपीसी की धारा 341, 323, 354 समेत कई मामले दर्ज हैं। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन मामले पर सुनवाई अभी जारी रहेगी। ये तस्वीरें हैं चौथे दौर के मतदान की। बीजेपी नेता रूपा गांगुली और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद अब मामला अदालत में पहुंच गया है। टीएमसी का आरोप है कि रूपा गांगुली ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की। हालांकि रूपा गांगुली का कहना है कि ये आरोप फर्जी हैं और वो किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमको बेल की कोई जरूरत नहीं है, हमको कोई अरेस्ट तो कर ले, मजा आ जाएगा। करके कोई दिखा दे हमको अरेस्ट, करके दिखा देना अरेस्ट, कोई मजा आ जाएगा एकदम। मतलब क्या मतलब फटाफटी फर्स्ट क्लास हो जाएगा। देखिए हमको अरेस्ट वेरेस्ट की कोई डर नहीं है। तृणमूल का जो आदमी है, तृणमूल का जो मेंबर है, वो लोग थाना में जा करके फॉल्स मिथ्या एलिगेशन ले आया। C41, C54, 506, C23/34 IPC। रूपा गांगुली ने उत्तर हावड़ा सीट पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। उन्होंने पलटवार करते हुए टीएमसी पर शक्ति प्रयोग का आरोप लगाया है। यही नहीं, चुनाव आयोग से उन्होंने गुजारिश की है कि उत्तर हावड़ा की 16 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग कराई जाए। रूपा गांगुली का आरोप है कि इन बूथों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को
अपने पक्ष में वोट डालने के लिए धमकाया था। रिपोल करवाना हमारी जिम्मेदारी, हम करवाएंगे ही करवाएंगे। बहुत प्रेशर कर रहे हैं, बहुत चिट्ठी चपाटी कर रहे हैं, एकदम ये तक हमारा इसी तक चिट्ठी चपाटी कर रहे हैं। देखते हैं अगर रिपोल होगा। रिपोल का यही वजह है कि जो आदमी लोगों ने, जिनको डरा के बोला गया था 2 नंबर पे बटन दबाइए घुसने से पहले, उनको वो मन की बात वो करें, वो अपना वोट खुद जाके एक बार और दे दें। फिल्मों से राजनीति में आने वाली रूपा गांगुली ने यह आरोप भी लगाया है कि प्रदेश में कई जगहों पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण के तीनों राज्यों में नामांकन भरने का काम पूरा हो गया है। 22 अप्रैल से तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में नामांकन पत्र भरने का सिलसिला जारी था। तीनों राज्यों में उम्मीदवारों के पर्चों की कल जांच होगी। 2 मई तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं, जबकि 16 मई को तीनों राज्यों की सभी सीटों पर एक ही दौर में मतदान होगा। तमिलनाडु की 234, केरल की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग की कोशिशें जारी हैं। 19 मई को असम और पश्चिम बंगाल के साथ साथ इन तीनों राज्यों के नतीजों का भी ऐलान होगा। पश्चिम बंगाल समेत बाकी 3 राज्यों के लिए चुनाव आयोग ने खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए आयोग ने सभी पार्टियों को ये नसीहत दी है कि वो तेज धूप में चुनावी सभा ना करें। रैलियों के दौरान लू लगने से तमिलनाडु में कुछ लोगों की मौत हो गई थी। कुछ नागरिकों के समूह ने इस मसले पर चुनाव आयोग से शिकायत भी दर्ज कराई थी। आयोग ने चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। आयोग का कहना है कि भीषण गर्मी के बीच किसी तरह की चुनावी बैठक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आयोग ने रैलियों और जनसभाओं के दौरान पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है। इसमें शेड्स की व्यवस्था, पीने का पानी हो, चिकित्सा सुविधाएं और तमाम जो सुविधाएं हैं वो शामिल होने की बात कही गई है। और बात केरल की करेंगे। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम नेता वीएस अच्युतानंदन ने ओमान चांडी पर पलटवार किया है। अच्युतानंदन के वकील शशिधरन नायर ने कहा है कि ओमान चांडी के खिलाफ अदालतों में भले ही मामले दर्ज ना हों, लेकिन लोकायुक्त के पास आधे दर्जन मामले दर्ज हैं। इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने तिरुवनंतपुरम की एक अदालत में वीएस अच्युतानंदन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। ओमान चांडी ने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अच्युतानंदन पर झूठे आरोप लगाने के एवज में 1 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। अदालत के साथ साथ चांडी ने चुनाव आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराई है। पुतुपल्ली से यूडीएफ उम्मीदवार ओमान चांडी ने आरोप लगाया कि विपक्ष उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहा है। आपको बताएं कि अच्युतानंदन ने अपने बयान में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में यूडीएफ के 18 मंत्रियों के खिलाफ 136 मामले दर्ज हैं, जबकि मुख्यमंत्री ओमान चांडी के खिलाफ 31 मामले लंबित हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अच्युतानंदन ने लगातार ओमान चांडी की तीखी आलोचना की। हालांकि अच्युतानंदन का कहना है कि उन्होंने आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया। फिलहाल इस मामले पर अदालत में सुनवाई चल रही है। उनके वकील शशिधरन नायर ने अच्युतानंदन की तरफ से ओमान चांडी पर लगाए गए आरोपों का बचाव किया है। Then I said that it is not proper. There are cases pending before the Lokayukta, and I showed the Lokayukta list in which it is very clearly stated that 6 cases are pending investigation and is going on evidence, and 6 other cases are pending preliminary investigation against Oman Chandi. आरोप प्रत्यारोपों की इस लड़ाई के बीच केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने आज नामांकन पत्र भर दिया है। नामांकन भरने के आखिरी दिन चांडी सैकड़ों समर्थकों के साथ पर्चा भरने पहुंचे। ओमान चांडी के बड़े बड़े होर्डिंग और कटआउट लेकर उनके समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। पुतुपल्ली सीट से लगातार 11वीं बार वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ओमान चांडी इस सीट पर 1970 से लगातार 10 चुनाव जीत चुके हैं। पिछले 2 चुनावों में वो लगातार बड़े अंतर से जीतने में कामयाब रहे। चांडी को उम्मीद है कि वो इस बार रिकॉर्ड वोट से पुतुपल्ली सीट पर जीत दर्ज कराएंगे। और अब बात तमिलनाडु की। और तमिलनाडु में भी आखिरी दिन नामांकन पत्र भरने का सिलसिला तेज रहा। यहां कई पार्टियों के बड़े नेताओं ने पर्चे भरे। इसमें कांग्रेस नेता आर त्यागराजन प्रमुख हैं। तमिलनाडु में करीब 4000 उम्मीदवारों ने 16 मई के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरा है। कल एआईएडीएमके की तरफ से 236 उम्मीदवारों ने एक ही दिन में पर्चे भर दिए। वहीं डीएमके और डीएमडीके समेत कई पार्टियों के नेताओं ने आखिरी दिन तक नामांकन भरा। नामांकन भरने के बाद त्यागराजन ने डीएमके कांग्रेस गठबंधन की जीत का दावा किया है।
तमिलनाडु का इरोड शहर बरसों से येलो सिटी के नाम से जाना जाता रहा है। इसकी खास वजह है हल्दी की बड़े पैमाने पर खेती। हालांकि पिछले कुछ वक्त से यहाँ के किसान कई मुश्किलों से जूझ रहे हैं। अब तक उनकी मांगें अनसुनी होती रही हैं। इरोड से ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये सी महालिंगम है जो आसमान की तरफ देखकर इस साल अच्छी बारिश की दुआ कर रहे हैं। इनकी माने तो हल्दी की खेती के लिए तापमान 20 डिग्री से 32 डिग्री के बीच होना चाहिए और अगर पारा जरा भी ऊपर आता है तो फसल बर्बाद होने का खतरा हकीकत का रूप अख्तियार कर लेता है। महालिंगम के मुताबिक हर 4 दिन में सिंचाई की जरूरत पड़ती है, लेकिन पानी की भारी कमी की वजह से खेती महंगी होती जा रही है। आलम यह है कि अब ये हल्दी की जगह प्याज की खेती करने का मन बना रहे हैं। விவசாயிகளுக்கெல்லாம் ஒன்றும் நட்டமெல்லாம் லாபமெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. மஞ்சள் அலுவலகத்தில் இருக்கிறவங்கள அவங்க இதான் லாபம். हल्दी किसानों के सामने यहाँ कई मुसीबतें सिर उठाए खड़ी हैं, जैसे बदलता मौसम, कीमतों का उतार चढ़ाव, जानकारी का अभाव और बिक्री के लिए संसाधनों की कमी। इन लोगों की मांग है कि सरकार को जल्द जरूरी कदम उठाने चाहिए। Naturally, the transport and charges, labor charges, manufacturing fluctuation, water, natural calamity problems totally affects this industry. राज्य में इस वक्त चुनावी माहौल है, लिहाजा हर राजनीतिक दल किसानों के सामने वादों की झड़ियां लगाने में मशरूफ है। விவசாயிகளுக்காக பல்வேறு திட்டங்கள் இப்பொழுது தலைமையால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது, கட்சியால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக மஞ்சள் விவசாயிகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களுக்கு ஒரு ஒருங்கிணைந்த மஞ்சள் வளாகம் இல்லை. குடோன் அது ஸ்டாக் வைப்பதற்காக குடோன் வசதியும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. வரும் ஆட்சி காலத்திலும் இன்னும் அதிகப்படியான விவசாயிகளுக்கும் நிறைய வசதிகள் செய்ய திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டுள்ளது. प्रयोगशाला की कमी और ई फार्मिंग की जानकारी न होने के चलते किसान यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। आंकड़े बताते हैं कि कैसे हल्दी उत्पादन में भारी कमी आई है। 2011-12 में हल्दी का उत्पादन जहां 14,725 टन था, वो 2014-15 में घटकर मात्र 4,374 टन ही रह गया। पिछले 4 साल से हल्दी 7 से 8 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। लागत में तो हर साल इजाफा हो रहा है, लेकिन दामों में किसी तरह का उछाल न होना किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती है। एक इंटीग्रेटेड फार्मर्स प्लेटफॉर्म या ई प्लेटफॉर्म इरोड के हल्दी किसानों को काफी मदद पहुंचा सकता है। चुनावी चौसर में जहां तमिलनाडु की सारी पार्टियों ने सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए किया है, वहीं उम्मीद है कि अगली सरकार इंटरनेट का प्रयोग यहां के किसानों को मदद पहुंचाने में भी करेगी। इरोड से कैमरामैन प्रेम के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो लोकतंत्र 2016 के आज के सफर में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।